नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। मैं पुष्पेंद्र यादव हाजिर हूँ दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। आज तारीख है 17 अप्रैल 2023। साथियों, मैंने लास्ट टाइम जो न्यूज़ एनालिसिस किया था वो 20 जनवरी 2023 को किया था। उसके बाद कुछ कारणों की वजह से मैं एक महीने तक न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ और अब आज 17 अप्रैल 2023 से ये न्यूज़ एनालिसिस की कड़ी फिर से शुरू की जा रही है और अब ये कंटिन्यू लगातार चलती रहेगी। तो इस न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत करते हैं एक अच्छी लाइन के साथ। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने समय को सही शिक्षा के साथ में व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप जीवन में कहीं ना कहीं आगे जाके सफल इंसान जरूर बनेंगे, क्योंकि टाइम आपको मिलेनियर बना सकता है। ठीक है, आपने मनी मिलेनियर सुना होगा पर टाइम मिलेनियर नहीं सुना होगा। टाइम मिलेनियर का मतलब होता है कि अपना समय किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता है। आपको अपना समय जो है ऐसे व्यक्ति को देना है, ऐसी किताबों को देना है, ऐसी चीज़ों को देना है जो आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करे, ठीक है। इससे आप टाइम मिलेनियर बनेंगे। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको नो कहना सीखना होगा। तो चलिए करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे इस न्यूज़पेपर में यूपीएससी, यूपी पीएससीएस और बिहार पीसीएस से रिलेटेड ऐसी कौन सी खबरें हैं जो हमारे काम की हैं और ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसे हमें पढ़ना है और हमें जिन पर बहुत ही फोकस के साथ में ध्यान केंद्रित करना है। तो देखिए, पहला जो न्यूज़ है वो है हमारे जीएस पेपर 4 एथिक्स, शासन और प्रशासन से। तो देखिए यहाँ पर जो पहली खबर है, यहाँ पर लिखा है कि अतीक और अशरफ का सफाया कर नाम कमाना चाहते थे तीनों शूटर। देखिए, हमें ये लेना देना इससे नहीं है कि किसने अतीक और अशरफ को मारा, क्यों मारना चाहते थे, जो 3 शूटर पकड़े गए हैं इनका क्या एजेंडा था या जो भी। देखिए, हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, सिविल सर्विस एस्पिरेंट है। हमें केवल ये जानना है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में कोई 3 लोग आते हैं और 2 मुजरिम को गोली मार के चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। तो हमें ये देखना है, क्योंकि हम एथिक्स पेपर 4 में शासन और प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो सपोज करिए कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप 2 कैदियों को लेकर जा रहे हैं वापस जेल की तरफ और आपके बीच में 3 लोग आते हैं रिपोर्टर के भेष में और वो गोली मारकर चले जाते हैं। तो इसके बाद विकल्प क्या होने चाहिए, आपके पास विकल्प क्या बचते हैं। तो ये जो मुद्दा है ये इस चीज़ से संबंधित है, तो आप इस चीज़ पर विचार जरूर करिएगा। अगली खबर है आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ। देखिए, आबकारी नीति घोटाला क्या होता है? आबकारी नीति घोटाला मतलब क्या है? यहाँ पर जो संबंध है वहाँ पर शराब से संबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि देखो, शराब वो चीज़ होती है जिससे किसी भी राज्य को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखो, बिहार में जब शराबबंदी की बात हुई थी तो वहाँ पर 3000 से 4000 करोड़ के नुकसान की बात हुई थी। ठीक है, शायद में भी ये अमाउंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो मुख्यमंत्री शिक्षा की बात करता हो, है ना, लोगों में सामाजिक जागरूकता फैलाने की बात करता हो, लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात करता हो, आखिर जो व्यक्ति इन सब बातों की बात करता हो तो वो आबकारी नीति घोटाला कैसे कर सकता है? तो इस मामले में देखो, यहाँ पर जो बात हुई है वहाँ पर बात ये हुई है कि सीबीआई की एफआईआर में मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के निजी सचिव और दैनिक अफसर सी अरविंद का बयान था कि जिस नोट के आधार पर मंत्रिमंडलीय समूह की रिपोर्ट तैयार की गई थी उसे सिसोदिया ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने ही उन्हीं के आवास पर दिया था। इसके अलावा घोटाले के एक अन्य आरोपित इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू ने भी एक अन्य आरोपित विजय नायर के मार्फत फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल से बात करने की बात उजागर की है। देखो, यहाँ पर जो हमारे लिए मुद्दा है पढ़ने के लिए वो है सीबीआई।
हमें जो पढ़ना है वो है सीबीआई। सीबीआई क्या है, ये क्यों गठित हुई, इसके कार्य क्या है, हमें ये पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आपको देर सवेर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो यूपी पीसीएस का प्री हो, चाहे वो इस बार का मेंस हो, इस बार सीबीआई आपको देखने को मिलेगी। तो आपको सीबीआई ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सीबीआई आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से पूरे आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं सीबीआई के बारे में। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है। यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, के अधीक्षण में कार्य करता है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास ही है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है। इसकी अपराध सिद्धि दर 65 से 70% तक है, अतः इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साल 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में एक विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया था, ताकि युद्ध से संबंधित खरीद मामलों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्वेषण हेतु एक एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम पर संस्थानम समिति द्वारा की गई थी। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। साल 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी व गबन और सामाजिक अपराधों के अन्वेषण हेतु किया गया। कुछ समय बाद सीबीआई को चर्चित हत्याओं, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध जैसे अन्य अपराधों की जांच का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि सीबीआई द्वारा जो मामले इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं वो कौन से योग्य मामले होते हैं। तो पहला है भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, यानी केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगमों या निकायों के लोक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले। आर्थिक अपराध, इसमें प्रमुख वित्तीय घोटाले और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के मामले, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा, बैंक धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन, बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों, पुरातन अवशेषों, सांस्कृतिक संपत्ति एवं अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी आदि मामले शामिल हैं। विशेष अपराध, राज्य सरकारों के निवेदन पर या उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता या कानून के अंतर्गत दर्ज गंभीर सनसनीखेज एवं संगठित अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण और माफिया द्वारा किए गए अपराध। स्वतः संज्ञान के मामले, सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान लेकर अपराधों की जांच कर सकती है। केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना किसी भी देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच का आदेश दे सकते हैं। सीबीआई का निदेशक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत पुलिस महानिरीक्षक के रूप में संगठन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। साल 2014 तक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति डीएसपीई अधिनियम 1946 के आधार पर की जाती थी। साल 2003 के विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर डीएसपीई अधिनियम को संशोधित किया गया। साथ ही एक समिति द्वारा केंद्र सरकार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश भेजी गई, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के प्रतिनिधि तथा गृह मंत्रालय एवं कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के सचिव सदस्य के रूप में शामिल थे। वर्ष 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्य विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। गृह मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को योग्य उम्मीदवारों की एक सूची भेजता है। इसके बाद डीओपीटी वरिष्ठता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की जाँच के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार करता है और इसे समिति को भेजता है। सीवीसी अधिनियम 2003 द्वारा सीबीआई के निदेशक को कार्यकाल को
2 वर्ष तय किया गया। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए जो केंद्र सरकार को सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की अनुमति देते हैं। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में जो संशोधन हुए, अगर उनकी बात की जाए तो सार्वजनिक हित में संबंधित समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। सीबीआई द्वारा जांच से संबंधित मुद्दों को अगर देखें तो दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक मामले को संदर्भित किया है जिसमें सीबीआई ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी जाने वाली सामान्य सहमति वापस लेने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारार्थ एक हलफनामा दायर किया। 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच शुरू करने के लिए सीबीआई से सहमति वापस ले ली। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार, जिसके तहत सीबीआई कार्य करती है, केंद्र शासित प्रदेशों से परे सीबीआई जांच का विस्तार करने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है। सीबीआई के अनुसार सहमति की इतनी व्यापक वापसी विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और उपक्रमों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में इसे बेमानी बना रही है। अगर लंबित जांच पर प्रभाव की बात करें तो सामान्य सहमति को वापस लेने से लंबित जांच या किसी अन्य राज्य में दर्ज मामले प्रभावित नहीं होते हैं। इस संबंध में जांच उसके राज्य क्षेत्र में होती है जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है तथा ना ही यह सीबीआई जांच का आदेश देने के क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करती है। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती निर्णय एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला 1970 में एक संविधान पीठ ने कहा कि राज्य की परिभाषा में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, इसलिए सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत मान्यता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गठित एक बल होने के नाते केवल उनकी सहमति से राज्य क्षेत्रों में जांच कर सकती है। चुनौतियां क्या हैं? तो पहला है राजनीतिक हस्तक्षेप। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के कार्यकलापों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप किए जाने के कारण इसकी आलोचना की थी और इसे अपने स्वामी की आवाज में बोलने वाला पिंजराबंद तोता कहा था। इसका दुरुपयोग प्रायः निवर्तमान सरकार द्वारा अपने गलत कार्यों को छुपाने, गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव बनाने और राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न के लिए किया जाता रहा है। जांच में देरी। सीबीआई पर जांच पूरी करने में अत्यंत विलंब करने का आरोप लगाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए साल 1990 के दशक के जैन हवाला डायरी मामले के उच्च प्रभाव वाले लोगों के विरुद्ध जांच में शिथिलता, विश्वसनीयता में कमी। एजेंसी की छवि को सुधारना अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्योंकि प्रमुख राजनेताओं से जुड़े कई मामलों में कुप्रबंधन संबंधी समस्या सामने आई है। बोफोर्स घोटाले, हवाला कांड, संत सिंह चटवाल केस, भोपाल गैस कांड, वर्ष 2008 का आरुषि तलवार केस जैसे कई संवेदनशील मामलों की जांच में देरी के चलते उसकी तीव्र आलोचना हुई। जवाबदेही का अभाव। सीबीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है, इस प्रकार वह सार्वजनिक जवाबदेही से मुक्त है। कर्मियों की भारी कमी। इस कमी का एक प्रमुख कारण सीबीआई के कार्यबल का सरकार द्वारा कुप्रबंधन है, अर्थात अकुशल प्रणाली और अनावश्यक रूप से पक्षपातपूर्ण भर्ती नीतियों को आगे बढ़ाना जिससे इस संगठन का अहित होता है। सीमित शक्तियां। जांच के संबंध में सीबीआई के सदस्यों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार की सहमति के अधीन है। इस प्रकार सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच की सीमा को सीमित कर दिया गया है। नियंत्रित पहुंच। संयुक्त सचिव और उससे ऊपरी स्तर के सरकारी कर्मचारियों की जांच के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होती है, जो नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में एक बड़ी बाधा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय राज्यों का अपना संविधान है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकार क्षेत्र के अधीन रखा है, जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है। भारत की तरह ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है तथा संघीय अपराध के सभी मामलों में एफबीआई एवं स्थानीय पुलिस को समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जिस मामले में एफबीआई संलग्न होती है उस मामले में स्थानीय पुलिस अपनी जांच बंद कर देती है। सुझाव। सीबीआई को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त करना होगा। जब तक सरकार के पास सीबीआई में अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण की शक्ति रहेगी, तब तक सीबीआई स्वायत्त नहीं हो सकेगी और मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच करने में असमर्थ होगी।
एक विधान के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग को प्राप्त वैधानिक स्थिति सदृश स्थिति सीबीआई को भी प्रदान करने से इस संस्था की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट ने सीबीआई के कार्यकलाप पर निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। पहली, सीबीआई की क्षमता बढ़ाकर मानव संसाधन को सशक्त करना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं में बेहतर निवेश, जवाबदेही के साथ वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक सशक्तिकरण में वृद्धि, सीबीआई को अधिक शक्तियां, केंद्रीय खुफिया एवं अन्वेषण ब्यूरो अधिनियम के तहत अलग अधिनियमन और इसे डीएसपीई अधिनियम से स्थानांतरित करना। साल 1978 में एलपी सिंह समिति ने कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित आत्मनिर्भर वैधानिक चार्टर के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय विधान बनाने की सिफारिश की थी। तो ये थी कुछ बातें सीबीआई से रिलेटेड। अब देखिए, आपने सीबीआई के बारे में ये सारी चीज़ें जाना कि सुझाव क्या है, आप इसमें चेंजमेंट क्या ला सकते हैं, है ना, बदलाव क्या कर सकते हैं, इसकी कमी क्या है, इसके लाभ क्या है। अगर आपसे ये प्री में मेंस में किसी भी तरह का सवाल पूछता है, आप इसको इस न्यूज़ एनालिसिस के माध्यम से टैकल करने में सक्षम होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, और आप कर भी पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली खबर है, भारत अमेरिका रख रहे शांतिपूर्ण वैश्विक समुदाय की ठोस नींव, है ना। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समुदाय के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एकजुटता की भावना भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। उन्होंने शनिवार को कहा कि हम एकजुटता का जश्न मनाते हैं और यह भारत और अमेरिका के संबंधों को नियंत्रित करता है। दो लोकतंत्रों के बीच यह रिश्ता सकारात्मक सोच वाला रिश्ता है जिसमें चुनौतियां और आंतरिक समस्याएं भी हैं, लेकिन हम इसे खुद पर हावी नहीं होने देते। सीतारमण ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों एक मजबूत और शांतिपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समुदाय के लिए मजबूत नींव का निर्माण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपने खुद को एकीकृत किया है और आप अपने मूल स्थान से प्यार करते हैं, लेकिन आप आज अमेरिका का हिस्सा हैं और एक बहुत ही गतिशील और मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका संबंध प्रगाढ़ होता रहेगा और उन्होंने कहा कि भारत को अपनी विविधता को मान्यता देना और उसको उत्सव मनाना बेहद प्रिय है। उन्होंने भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना राइमोंडो भी उपस्थित थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बात हुई है, वाणिज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात संबंधी अनुभव साझा करते हुए कहा कि जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं उन्हें पता होगा कि वे तकनीकी को पसंद करने वाले हैं। हमारे बीच रेडियो एक्सेस नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई थी और वह कमाल की थी। मोदी ने मुझसे कहा था कि AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि अमेरिका और इंडिया का औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र है। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि तकनीकी के दो पक्ष हैं, पहला लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आगे बढ़ना और दूसरा भारत और अमेरिका को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र में साथ मिलकर दुनिया का नेतृत्व करना। गौरतलब है कि राइमोंडो 7 से 10 मार्च तक भारत दौरे पर थी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में यूपीपीएससी से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो भारत और अमेरिका का जो संबंध है ना, भारत लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका जो है यूएसए की बात करें तो ये आधुनिक लोकतंत्र की बात करता है ना। दोनों की विचारधारा अलग है। ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है भारत और अमेरिका बात करता है पूंजीवाद की, है ना। देखो अब यहाँ पर दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट में टकराव हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों अपने इंटरेस्ट के टकराव को भूल जाए, अमेरिका अगर अपनी कैपिटलिज्म वाली नीति को भूल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है जो आने वाले भविष्य में भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर कर सकते हैं। ये तो तब की बात है जब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल भारत की जो नीति है सॉफ्ट नेशन वाली है और वसुधैव कुटुंबकम की नीति वाली बात है। अब हम बात करते हैं भारत अमेरिका के संबंध की। तो भारत अमेरिका संबंध द्विपक्षीय सहयोग साझा करते हैं। यह व्यापक आधारित और बहुक्षेत्रीय है जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी, रासायनिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य शामिल हैं। अमेरिका भारत का सबसे व्यापक रणनीतिक साझेदार है। दोनों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वर्तमान परिदृश्य में भारत अमेरिका संबंध बहुत करीबी और अच्छे हैं। वास्तव में भारत और अमेरिका एक साथ कई
आयोजनों और सम्मेलनों में भाग लेते हैं और कई मुद्दों पर एक साथ खड़े होते हैं, जैसे कि आतंकवाद का मुकाबला, और दोनों आमतौर पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के प्रति अविश्वास साझा करते हैं। भारत और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ अपने विश्वास और दोस्ती का प्रदर्शन भी करते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को जानना होगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है ना। तो यहाँ हम भारत यूएस द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो भारत यूएस साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हितों के बढ़ते अभिस्मरण के आधार पर द्विपक्षीय संबंध एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से यूएस ने भारत की शक्ति के विकास के लिए एक द्विपक्षीय दृष्टिकोण बनाया। एक ओर इसने भारतीय स्थिरता को महत्व दिया और उन पहलुओं को बढ़ावा दिया जो इसके बड़े हितों की सेवा करते थे। यह उस समय अमेरिका की उदारता की व्याख्या करता है जब विकास कार्यक्रमों की बात आती है, जब हमारे राजनीतिक संबंध अपने अच्छे रूप में नहीं थे। जब 1962 जैसी गंभीर चुनौतियां थीं तो अमेरिकी नीति निर्माता वास्तव में हमारे भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने हमारे क्षेत्रीय प्रभुत्व को बेअसर करने के लिए काम किया, विशेष रूप से पाकिस्तान के कुछ समानता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की। भारत में नई सरकार द्वारा विकास और सुशासन पर जोर देने से द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने और नए आदर्श वाक्य चले साथ साथ फॉरवर्ड टुगेदर वीगो के तहत सहयोग बढ़ावा देने का नया अवसर पैदा हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शिखर सम्मेलन के बाद 30 दिसंबर 2014 को वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ अपनाया गया था। उच्च स्तरीय भारतीय राजनीतिक यात्राओं के नियमित आदान प्रदान ने द्विपक्षीय सहयोग को निरंतर गति प्रदान की है, जबकि व्यापक और निरंतर विस्तारित संवाद वास्तुकला ने भारत यूएस के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा स्थापित किया है। आज भारत यूएस द्विपक्षीय सहयोग व्यापक, आधारित और बहुक्षेत्रीय है, जिसमें व्यापार और निवेश ये सारी चीजें शामिल हैं। अगर हम इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के नेतृत्व में अमेरिका ने उत्साहपूर्वक भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन किया। उन्होंने अपने ब्रिटिश सहयोगियों पर भी विजय प्राप्त की, जिसमें प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भी शामिल थे, जो अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूदा स्थिति के आगे झुक गए। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। हालांकि दोनों देशों ने स्वतंत्रता के बाद के अधिकांश विदेश नीति निर्णयों के विपरीत स्पेक्ट्रम पर खुद को पाया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सक्रिय रूप से भारत को अपने शिविर में शामिल होने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की। भारत ने दृढ़ता से किसी भी शिविर में शामिल होने से इनकार किया और अपनी गुटनिरपेक्ष आंदोलन नीति को फिर से लागू किया। ऐसा करके उसने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को लागू किया और वर्तमान समय में भी ऐसा करना जारी रखा। भारत को इसकी भारी कीमत तब चुकानी पड़ी जब 1971 युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का समर्थन किया, और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी जब भारत में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा तो अमेरिका ने खाद्य सहायता के उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया। उत्तरार्ध ने पीएल 480 कानून का उपयोग करके राष्ट्रों को अपने शिविर में फंसाने की मांग की। 1991 में यूएसएसआर के विघटन ने अमेरिका और उसके अन्य सहयोगियों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत किया। डब्ल्यूटीओ विवाद की बात करें तो भारत यूएसए भारत द्वारा चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को सीमित करना, अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों आदि के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच जैसे मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ विवादों में शामिल है। आईपीआर संघर्ष भारत अमेरिका की प्राथमिकता निगरानी सूची में भी है, जो अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकारियों के लिए चुनौतियों का सामना करने वाले देशों की पहचान करता है। भारत के लिए करेंसी मैनिपुलेटर टैग हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में शामिल किया। भारत में आंतरिक मुद्दे अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी नागरिक समाज के कुछ हिस्सों की आलोचना अमेरिकी प्रशासन को भारत को कश्मीर को सामान्य स्थिति में लाने और एनआरसी के बाद नए नागरिकता कानून के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए कह रही है। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मानवाधिकार रिपोर्ट उल्लेख किया गया है कि भारत में कई मानवाधिकार मुद्दे हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, हिंसा से जुड़े अपराध और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को लक्षित करने वाले भेदभाव आदि। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की। इसने भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं पर धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए लक्षित प्रतिबंधों की भी सिफारिश की। अमेरिका ने नई दिल्ली से अनुमति लिए बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ऑपरेशन किया। 21वीं सदी में विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। सहयोग की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए दोनों सरकारों को अब अधूरे समझौतों को अंतिम रूप देने और व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संबंध को फलने फूलने के लिए विभिन्न राजनयिक विकल्पों के साथ निरंतर पोषित किया जाना चाहिए। तो ये जो है भारत अमेरिका के बीच संबंध है और इसको मजबूत होना ही चाहिए अगर हमें विश्व स्तर पर कई सारी समस्याओं जैसे आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग, है ना, इन सारी समस्याओं से जूझना है। तो
अब हम बात करते हैं सत्ता की राह बनाते बिगाड़ते गठबंधन। तो भारतीय राजनीति में गठबंधन का इतिहास बहुत पुराना है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार इनके परिणाम भी देखने को मिलते रहे हैं। देश ने चुनावी दृष्टि से कुछ बहुत सफल गठबंधन देखे हैं, वहीं कई 4 ऐसे गठबंधन भी हुए हैं जिनका परिणाम गठबंधन का हिस्सा रहे किसी एक पक्ष के लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ। गठबंधन की सफलता कुल मिलाकर इस पर निर्भर करती है कि संबंधित दल अपने वोट को ट्रांसफर करने में कितने सक्षम है। तो 1946 में देश में बनी अंतरिम सरकार गठबंधन का ही परिणाम थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दलों ने मिलकर इस सरकार को मूर्त रूप दिया था। ठीक है, अब बात करें तो 3 दशक बाद फिर 1977 में दिखा था गठबंधन का परिणाम, फिर 1989 में, फिर 1999 में। तो हम बात करते हैं गठबंधन और नैतिकता की। तो देखो, गठबंधन की राजनीति प्रायः इस तथ्य के कारण भी आवश्यक हो जाती है कि बहुदलीय व्यवस्था में, जैसा कि हमारे देश में है, आज किसी एक दल के लिए यह मुश्किल है कि वह विधानमंडल या संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सके। गठबंधन सरकार को उचित ठहराए जाने के लिए गठबंधन करने वाले दलों हेतु यह आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से बनाए गए कार्यक्रमों पर आधारित एक सोच बना लें कि सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ऐसी सोच को साझा न्यूनतम कार्यक्रम के रूप में बदलने की आवश्यकता है और इसे या तो चुनाव से पहले घोषित कर दिया जाना चाहिए और या मिलीजुली सरकार बनाने से पहले घोषित कर दिया जाना चाहिए। तथापि गठबंधन सरकार की नैतिकता तब गंभीर रूप से धूमिल हो जाती है जब ये मिले जुले दल बीच में ही अपने साझेदारों को बदल लेते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाने के लिए उनकी सहमति को बनाए गए साझा न्यूनतम कार्यक्रम की अवहेलना करते हुए मुख्य रूप से अवसरवादिता का लाभ उठाने और सत्ता पाने की लालसा से नए दल से गठबंधन कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा यह साझा कार्यक्रम, जिसे चुनाव से पूर्व स्पष्ट रूप से अथवा चुनाव के बाद और सरकार बनाने से पहले जनमत आदेश के रूप में मान्यता दी जाती है, का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और जनता द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। लोगों की अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिकता का ढांचा बनाया जाए जिससे कि चुनावों के बीच पुनः गठबंधन जैसे अवसरवादिता को रोका जा सके। तो यह सिफारिश क्या है? तो यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए कि यदि एक या अधिक दल निर्वाचन मंडल द्वारा आदेशित सामान्य कार्यक्रम के गठबंधन में चुनाव से पूर्व स्पष्ट रूप से अथवा सरकार बनाते समय निहित रूप में बीच में ही गठबंधन से बाहर किसी एक या अधिक दलों में पुनः शामिल हो जाते हैं, तो उस दल या दलों के सदस्यों को निर्वाचन मंडल से नया आदेश लेना होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब कोई सरकार बनती है ना गठबंधन से, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वो अपने को फिर से नई सत्ता में लाने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए वो दल से अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से नैतिकता का पता नहीं तो है कि आप एक गठबंधन में आए देश के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, और आप देश के लक्ष्यों को भूल गए, आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आप अलग दल बनाने के लिए अलग दल के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये सिफारिश की गई है कि इस तरह की चीज़ें ना होने पाए। तो ये सिफारिश की गई है कि संविधान में संशोधन हो जाए कि यदि कोई भी दल अलग से अगर फिर से गठबंधन करना चाह रहा है या शामिल होना चाहता है तो उसे निर्वाचन मंडल से आदेश लेना होगा। तो ये एक तरीके से सही भी है। अभी हमने ऊपर जो भारत और अमेरिका के बीच संबंध की बात की थी द्विपक्षीय, ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पार्ट था, और ये गठबंधन वाला जो पार्ट है, ये तुम्हारा जो पार्ट है, ये है एथिक्स जीएस पेपर 4 का पार्ट है, जिसमें नैतिकता के बारे में हम बात करते हैं। तो ये राजनीतिक नैतिकता का भाग है। ठीक है, तो गुम होती राजनीतिक विचारधारा अभी जो हमने डिस्कस किया है ना गठबंधन, ये इसी से रिलेटेड है। तो आप इस एडिटोरियल को पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नों को घेरे में AI आधारित चैट जीपीटी, है ना। तो एक ताकतवर डिजिटल माइंड की तौर पर तेजी से लोकप्रिय हो चुका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी ने थोड़े समय में ही कई स्तर पर खतरे की घंटी बजा दी है। डेटा चोरी होने की शिकायत मिलने और नौकरियां जाने की शुरुआत हो चुकी है। इसके द्वारा बौद्धिक और व्यावसायिक स्तर पर कामकाज के प्रभावित होने से, मेधा शक्ति की मौलिकता में कमी आने से, विवेक की बुनियाद के झकझोरे जाने आदि समेत वैचारिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक तथ्यों के दस्तावेजों में सेंध लगाने की चिंता ने नई चुनौतियाँ सामने खड़ी कर दी हैं। इसमें क्या है ना, चैट जीपीटी की बात करें तो देखो चैट जीपीटी है क्या। देखो चैट जीपीटी है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप कुछ भी डालोगे। अगर आपने डाला ना कि यूपीएससी प्रीलिम्स, और ये चैट जीपीटी यूपीएससी का प्री पास नहीं कर पाई थी, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो आपको ये सारा डेटा उपलब्ध करवा देगी, है ना। मोटिवेशनल या फिर आपको कोई
डेटा तैयार करना है, या फिर आपको कोई पेपर तैयार करना है, कोई नोट तैयार करना है, चैट जीपीटी तैयार कर देता है। ठीक है, चैट जीपीटी का नुकसान क्या है? चैट जीपीटी का नुकसान ये है कि इंसान पहली बात तो इस पे निर्भर हो जाएगा, एआई पे निर्भर हो जाएगा। दूसरा, बेरोजगारी फैलेगी, है ना। तीसरा, विवेक क्षमता घटेगी, मेमोरी का लॉस होगा बच्चों में, याददाश्त कमज़ोर होगी, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी वजह से बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलेंगी। फ़ायदा क्या होगा कि जहां कुछ काम करने में घंटों लग जाते थे वहां तेज़ी से काम हो जाएगा। तो आइए हम चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, है ना। तो देखिए, ये आप एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कमी के बारे में बताया गया है ना, सोच की कमी हो जाएगी। आखिर चैट जीपीटी है क्या? क्योंकि पेपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है जीएस पेपर 3 मेंस में साइंस एंड टेक। और ये यूपी पीसीएस का पेपर हो चाहे यूपीएससी का हो, प्री प्लस मेंस दोनों के लिहाज से ज़रूरी है। तो ये आप जो है याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में ओपन एआई ने चैट जीपीटी नामक एक नया चैटबॉट पेश किया है, जो एक संवादात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मानव की तरह ही प्रश्नों का उत्तर देगा। परिचय, तो चैट जीपीटी अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, गलत धारणाओं को चुनौती दे सकता है, साथ ही अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है। यह कंपनी के GPT 3.5 सीरीज के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन बन गया कि चैट जीपीटी किस मॉडल पर आधारित है? जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3 है, और यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव समान पाठ करने के लिए गहन शिक्षण तकनीकों पर निर्भर करता है। मॉडल को यह भविष्यवाणी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि भविष्य में क्या होगा, और इसलिए तकनीकी रूप से चैट जीपीटी के साथ बातचीत की जा सकती है। चैट बॉट को रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था। इसका यूज़ क्या है? तो इसका उपयोग वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सामग्री निर्माण, ग्राहक सेवा प्रश्नों का उत्तर देना, यहाँ तक कि डिबग कोड में मदद करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, मानव जैसी बोलने की शैली की नकल करते हुए बॉट कई तरह के सवालों का जवाब दे सकता है। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि डिबग क्या होता है? तो देखो, बग माने होता है कि किसी सॉफ्टवेयर में कोई समस्या, और डिबग का मतलब होता है कि उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना, ये होता है। तो मानव जैसी बोलने की शैली की नकल करते हुए बॉट कई तरह के सवालों का जवाब दे सकता है। इसे बेसिक ईमेल, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवी और यहाँ तक कि कॉलेज निबंध और होमवर्क के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है। अभी हमने बताया ना स्टार्टिंग में, वही है। इसका उपयोग कोड लिखने के लिए भी किया जा सकता है। इसकी सीमाएं क्या है? तो चैटबॉट में भी, उक्त चैटबॉट में भी लगभग सभी एआई मॉडल की तरह नस्ली और लैंगिक पूर्वाग्रह संबंधी समस्याएं हैं। चैटबॉट के उत्तर व्याकरणिक रूप से सही होते हैं और इसकी पठन संबंधी समझ भी अच्छी है, लेकिन इसमें संदर्भ संबंधी समस्या है जो काफ़ी हद तक सच है। चैट जीपीटी कभी कभी गलत जानकारी देता है और इसका ज्ञान वर्ष 2021 से पहले हुई वैश्विक घटनाओं तक ही सीमित है। चैटबॉट क्या होता है? तो चैटबॉट्स, जिसे चैटबॉट्स भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है जिसका उपयोग मैसेजिंग ऐप में किया जाता है। यह टूल ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है। ये स्वचालित प्रोग्राम है जो ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत करते हैं और इसमें संलग्न होने के लिए ना के बराबर शुल्क अदा करना होता है। फेसबुक मैसेंजर में व्यवसायों द्वारा या अमेजॉन के एलेक्सा जैसे आभासी सहायकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले चैटबॉट प्रमुख उदाहरण हैं। चैटबॉट दो तरीकों में से एक में काम करते हैं, मशीन लर्निंग के माध्यम से या निर्धारित दिशा निर्देशों के माध्यम से। हालांकि एआई तकनीकी में प्रगति के कारण निर्धारित दिशा निर्देशों का उपयोग करने वाले चैटबॉट एक ऐतिहासिक पदचिह्न बन रहे हैं। प्रकार: निर्धारित दिशा निर्देशों के साथ चैटबॉट। यह केवल अनुरोधों और शब्दावली की एक निर्धारित संख्या का जवाब दे सकता है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड जितना ही बुद्धिमान है। सीमित बॉट का एक उदाहरण स्वचालित बैंकिंग बॉट है जो कॉल करने वाले से यह समझने के लिए प्रश्न पूछता है कि कॉलर क्या करना चाहता है। मशीन लर्निंग चैटबॉट की बात करें तो चैटबॉट जो मशीन लर्निंग के माध्यम से कार्य करता है उसमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क होता है जो मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नोड से प्रेरित होता है। बॉट को स्वतः सीखने के लिए प्रोग्राम किया गया है क्योंकि इसे नए संवादों और शब्दों से परिचित कराया जाता है। वास्तव में जैसे ही चैट बॉट की नई आवाज़ या टेक्स्ट संवाद प्राप्त होते हैं, पूछताछ की संख्या जिसका वह उत्तर दे सकता है की सटीकता बढ़ जाती है। मेटा में एक मशीन लर्निंग चैटबॉट है जो कंपनियों को मैसेंजर ऐप के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और मेटा क्या है? फेसबुक की मूल कंपनी के रूप में भी इसे जाना जाता है। लाभ क्या होता है? तो चैटबॉट ग्राहक सेवा प्रदान करने और सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे समर्थन के लिए सुविधाजनक है।
वे फ़ोन लाइनों को भी मुफ्त करते हैं तथा लंबे समय में समर्थन के लिए लोगों को कम पर रखने की तुलना में बहुत कम खर्चीले होते हैं। एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए चैटबॉट यह समझने में बेहतर हो रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं तथा उन्हें वह सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। कंपनियां भी चैटबॉट को पसंद करती हैं क्योंकि वे ग्राहकों के प्रश्नों, प्रतिक्रिया, समय, संतुष्टि आदि के बारे में डेटा एकत्रित कर सकती हैं। हानि क्या है? तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ वे ग्राहक के इनपुट को पूरी तरह से नहीं समझ सकते और असंगत उत्तर प्रदान करते हैं। कई चैटबॉट्स उन प्रश्नों के दायरे में सीमित है जिनका जवाब देने में सक्षम है। चैटबॉट लागू करने और बनाए रखने के मामले में महंगे हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगातार अनुकूलित एवं अपडेट करना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भावनाओं का समावेशन अभी चुनौतीपूर्ण है, हालांकि एआई द्वारा अनैतिक और हेट स्पीच के खतरे बने हुए हैं। तो ये कुछ बातें थी एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, चैट बॉट के बारे में। तो आज के न्यूज़पेपर में बस हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतनी ही जानकारी थी जिनको हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको आज का ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि इस न्यूज़ एनालिसिस से आपको काम आ सकता है पेपर में, आपको प्री प्लस मेंस के लिहाज से आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये चैनल मेरा ही नहीं, ये आप सभी का चैनल है, तो आप सभी अपने इस चैनल को ग्रो करने में अपनी हेल्प करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग जानें और उन सभी लोगों को बताइए जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम से हैं और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस चाहते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। थैंक यू।